हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग को मेरी तरफ से नमस्ते। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विज्ञान कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोग पहले वीडियो में कुछ प्रकाश प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होते हैं और प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों को, इन सभी बिंदुओं को हम लोगों ने विस्तार से डिस्कस किया था। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी दूसरा वीडियो होगा हम लोग का, और इसमें हम लोग देखेंगे दर्पण क्या होते हैं, दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी को हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग का होगा हेडिंग कि दर्पण किसे कहते हैं। चलिए, दर्पण जिसको इंग्लिश में हम लोग मिरर कहते हैं, दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। और अब प्रश्न ये उठता है कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है। तो देखिए, दर्पण का मतलब हम सभी लोग अगर आसान शब्दों में समझें तो इसको हम लोग शीशा कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दर्पण और शीशा एक ही है, लेकिन दर्पण किसे कहेंगे इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कुछ ऐसे हम लोग कहेंगे कि चिकने पालिशदार परावर्तक, चिकने पालिशदार परावर्तक पृष्ठ को दर्पण कहते हैं। चिकने पालिशदार परावर्तक पृष्ठ को दर्पण कहते हैं। परावर्तक का मतलब होता है, परावर्तक पृष्ठ को इंग्लिश में रिफ्लेक्टर सरफेस भी कहते हैं, रिफ्लेक्टर सरफेस। अब जहाँ पे आके लाइट इंसिडेंट होती है, किसी वस्तु से, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट इमिडिएट होके वहाँ से निकल कर और दर्पण पे पड़ती है जिस सरफेस पे, तो उसी सरफेस को हम लोग कहते हैं परावर्तक सरफेस या परावर्तक पृष्ठ, अर्थात वहाँ से लाइट टकरा के वापस होती है। तो हम लोग कहेंगे दर्पण को चिकने पालिशदार परावर्तक पृष्ठ को दर्पण कहते हैं। एक खास बात ध्यान देना होगा आपको कि सभी दर्पण परावर्तक पृष्ठ होते हैं, यानी सभी दर्पण परावर्तक पृष्ठ होते हैं, लेकिन सभी परावर्तक पृष्ठ दर्पण नहीं होते हैं। सभी दर्पण परावर्तक पृष्ठ तो होते हैं, लेकिन सभी परावर्तक पृष्ठ दर्पण नहीं होते हैं। जैसे आप लोग को ध्यान देना होगा, हमने कहा इस बात पे कि सभी दर्पण परावर्तक पृष्ठ होते हैं, लेकिन सभी परावर्तक पृष्ठ दर्पण नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हम कहें, जैसे मान लीजिए आपका ये बोर्ड है, तो बोर्ड परावर्तक पृष्ठ तो है क्योंकि लाइट ऐसे टकरा के वापस जाएगी, लेकिन ये दर्पण नहीं है। आप ही जानते हैं कि बोर्ड जो है दर्पण नहीं है, लेकिन हाँ परावर्तक पृष्ठ है। तो इसीलिए हम कहे हैं कि सभी दर्पण परावर्तक पृष्ठ होते हैं, लेकिन सभी परावर्तक पृष्ठ दर्पण नहीं होते हैं। समझ में आया है? नहीं है। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको इससे लगता है मुझे समझ में आया। जैसे मान लीजिए, जैसे अगर हम कहें कि सभी नेता लोग होते हैं। जैसे अगर आपको हम समझाने के लिए कहें कि सभी नेता लोग होते हैं, लेकिन सभी लोग नेता नहीं होते हैं। देखिए, अब आपको समझ में आ जाए कि सभी नेता लोग तो होते हैं, मनुष्य तो होते हैं, लेकिन सभी मनुष्य क्या नेता हो सकते हैं? नहीं। तो सभी नेता लोग होते हैं, लेकिन सभी लोग नेता नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे सभी बिल्ली जानवर होते हैं, ठीक है, सभी बिल्ली जानवर होते हैं, लेकिन सभी जानवर क्या बिल्ली होंगे? नहीं। तो वही बात हमने आपको बताया कि सभी दर्पण परावर्तक पृष्ठ होते हैं, लेकिन सभी परावर्तक पृष्ठ दर्पण नहीं होते हैं। उसे हम लोग क्या कहा जाता है? दर्पण कहते हैं। एक बार और समझिए, अगर बोर्ड भी एग्जाम में प्रश्न पूछता है आपसे, तो इसको आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, चाहे लिखेंगे कि चिकने पालिशदार परावर्तक पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, दर्पण कई प्रकार के होते हैं। मेनली दर्पण को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। दूसरा समतल दर्पण, और तीसरा पर
प्रावलयिक दर्पण, प्रावलयिक दर्पण। इसको इंग्लिश में हम लोग एस्फेरिकल मिरर कहते हैं, एस्फेरिकल मिरर। इसको इंग्लिश में हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग पैराबोलिक मिरर कहते हैं। अब चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि भाई एस्फेरिकल मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, पैराबोलिक मिरर क्या होता है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें कि जो एस्फेरिकल मिरर है ये किसे कहते हैं, किसको हम लोग समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस शब्द को लिखने के लिए हमें गोलीय या इंग्लिश में देखें तो एस्फेरिकल यानी गोला जरूर आया होगा। अब इस गोले को, ये गोला जो होना चाहिए कांच का होना चाहिए, ग्लास, इसको इंग्लिश में हम लोग ग्लास कहते हैं, ग्लास का होना चाहिए। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि खोखला होना चाहिए। इस कांच के खोखले गोले को अगर हम कट करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती है। एक ये वाला हिस्सा अगर हम यहाँ पे बनाए तो ऐसे होगा, और इस हिस्से को अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें तो ऐसे बनेगा। तो देखिए, ये बोल सकते हैं इसको दो तरीके से कि कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। कांच के, किसका फाउंडेशन है कि कांच ही का होना चाहिए और खोखला होना चाहिए। कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, और नहीं तो एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, ध्यान देंगे, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और नहीं तो आप दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। दोनों परिभाषा आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, या कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि भाऊ बताओ कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। या सबसे आसान बता सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, प्लेन मिरर किसे कहते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण, जैसे यहाँ पे आपने परिभाषा इसको डिफाइन किया कि कांच के जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी डिफाइन कर दीजिए, आप इसको भी परिभाषित करिए। फिजिक्स में आप जो हेडिंग है उसी के अनुसार आप इसका परिभाषा बना सकते हैं। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे आपको क्या समझा दिया कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। समतल का मतलब, सम का मतलब बराबर और तल का मतलब सतह, यानी सम का मतलब बराबर और तल का मतलब सतह। जैसे ही देख लिया जाए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। चाहे ऐसे कर दें, एक कलाई की गई है, पेंट पॉलिश किया गया है, ठीक है, ये सतह, ये हमारा हो गया है समतल दर्पण। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि समतल दर्पण की विशेषता होती है कि जितने दूरी पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि प्रतिबिंब क्या होता है। आप ये जाने कि यहाँ पे जितनी दूरी पे हम वस्तु रखते हैं उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। पहला नोट पॉइंट आप लोग नोट करके लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पे वस्तु स्थित होती है तो ठीक उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात यूं कह लें, वस्तु की लंबाई इक्वल टू होगा प्रतिबिंब की लंबाई, यानी जितना बड़ा वस्तु हम अगर प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो उतना ही बड़ा इमेज जो है हमारा उस ऑब्जेक्ट का बनेगा। यानी हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब के लंबाई के बराबर होगा, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगा। पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखे हैं कि जितनी दूरी पे वस्तु उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब, जितनी लंबाई वस्तु की उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की। और खास ध्यान देने योग्य बात यह है कि समतल दर्पण का आवर्धन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मैग्निफिकेशन जिसको कहते हैं, वो समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है।
समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। ये 3 खास बात रही समतल दर्पण से रिलेटेड। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछेगा, चाहे आपके स्कूल के सर कैसे पूछ सकते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं और समतल दर्पण की क्या विशेषता होती है, तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में जितनी दूरी पे वस्तु उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जो लंबाई वस्तु की वही लंबाई प्रतिबिंब की, और समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। चलिए क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका समतल दर्पण का चित्र है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे पैराबोलिक मिरर, परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग के जो सिलेबस में यूपी बोर्ड क्लास 10th हाई स्कूल के जो सिलेबस में केवल इंक्लूडेड है वो गोलीय दर्पण और समतल दर्पण है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि इन दर्पणों के अलावा एक अन्य दर्पण भी होता है जिसको हम लोग परवलयिक दर्पण भी कहते हैं। जैसे परवलयिक दर्पण को ऐसे डिफाइन कर दीजिए, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण। जैसे ये रहा, ठीक है, गोला के लिए तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये पूर्णतः गोल नहीं होगा कंप्लीट, ये भी गोल है। जैसे पृथ्वी को हम लोग क्या मानते हैं, पूर्णतः गोलीय नहीं है, अंडाकार के है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उसको हम लोग गोला भी ले सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे गोलीय नहीं है, क्या है, पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण। एक बार और सुनिए, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय नहीं होता है उस दर्पण को हम लोग परवलयिक दर्पण कहते हैं। इस दर्पण का प्रयोग हम लोग दूरबीन वगैरह में करते हैं, इसका उपयोग दूरबीन में अक्सर किए जाते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। देखिए, इनके प्रकार नहीं होते, ना ही समतल दर्पण का प्रकार होता है और ना ही परवलयिक दर्पण का प्रकार होता है। आपका जो प्रकार होगा वो गोलीय दर्पण का प्रकार होगा। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला जिसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, पहला जिसको अवतल दर्पण, और दूसरा जिसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग कनकेव मिरर। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होगा, वो भी समझ सकते हैं कि कनकेव मिरर कहते हैं अवतल दर्पण को, और इसको हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब समस्या ये उठ रही है कि भाई कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, या कनकेव मिरर किसे कहते हैं, कन्वेक्स मिरर किसे कहता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसकी वजह से हम लोग को अवतल दर्पण की अलग चीजें पढ़नी पड़ रही है और उत्तल दर्पण को भी अलग से हम लोग को पढ़ना पड़ा। क्या एक दर्पण को हम पढ़ लेते तो काम नहीं चल जाता है, लेकिन नहीं, हाँ इसमें कुछ डिफरेंस है जिसकी वजह से हम लोगों को इसको अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, उस डिफरेंस को, अंतर को बताने से पहले मैं इनको मतलब बता दूं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए, यही अभी बताए, ये अवतल दर्पण किसके भाग है भाई, अरे गोलीय दर्पण, ये बाप हुआ, इसके 2 लड़के, ये बाप है आपका गोलीय दर्पण बाप, और इसके 2 बेटे, पहले बेटे का नाम अवतल दर्पण और दूसरे बेटे का नाम उत्तल दर्पण। तो अब हम लोग पहले दर्पण को डिफाइन करेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए, अवतल दर्पण, अभी इस गोला को, गोलीय दर्पण के भाग भी, इस गोला को हम लोग कट किए हैं तो 2 तरीके का हमारे पास चित्र आया है। एक इस तरीके से, हाँ, अगर इसके हम बाहरी सतह पे कलई कर दें, ठीक है, कलई का मतलब आप पेंट पॉलिश से समझेंगे, इसको रंग दिया जाए, ठीक है, तो इस जो भाग है ये हमारा कलई है, पेंट पॉलिश किया गया है, और इस जो भाग है इसको हम लोग परावर्तक सतह कहेंगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस अभी बताया गया। यहीं से मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखी गई है, लाइट यहाँ से निकल के आ रही है, मिरर पे पड़ती है, तो यहीं से प्रवर्तित हो जाती है, टकरा के वापस हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि जिस दर्पण के उभरे हुए भाग पर कलई होता है, इस भाग को ही देखेंगे तो आपको ऐसे मालूम चल रहा है कि ये वाला भाई सरफेस उठा हुआ है, ठीक है, ये वाला सरफेस उठा हुआ है और ये वाला जो सरफेस है दबा हुआ है। इसको हम लोग कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ है धंसा हुआ, दबा हुआ, ठीक है, अंदर वाली, धंसा हुआ, दबा हुआ या अंदर वाली,
ठीक है। तो इन सारे वर्ड का मतलब यही है कि इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अंदर वाला दबा हुआ वही है, धंसा हुआ भी वही, और इसको हम लोग कहते हैं उठा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग या बाहर वाला। तीनों मतलब अलग अलग से टीचर आप लोग को बताते हैं। बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि हमारे सर तो ऐसे बताए हैं, हमारे सर ऐसे बताए हैं, तो हम तीनों ही वर्ड बता दे रहे हैं। आप तीन तरीके से अलग अलग देखिए इसी को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर आप ऐसे लेंगे कि जिस दर्पण के उभरे हुए भाग पर कलई होता है और धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम करता है, उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। एक परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा, जिस दर्पण के उठे हुए भाग पर कलई होता है तथा दबे हुए भाग परावर्तक सतह का काम करता है, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और तीसरा परिभाषा आसान सा, देखिए कैसे लिखेंगे, जिस दर्पण के बाहरी भाग पर कलई होता है और अंदर वाले भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ये तो तीन तरीके से परिभाषा हो गया। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर बुक में तो ऐसे लिखा और आप ऐसे बता रहे हैं। हम तीनों ही बता दे रहे हैं। कैसे? एक बार और देख लीजिए। तीन तरीके से आप परिभाषा लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। बोल रहा हूं मैं एक बार और। तो हम कहें कि तीन तरीके से आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस दर्पण के उठे हुए भाग पर कलई होता है, दबा हुआ भाग परावर्तक तल का काम करता है या सतह का काम करता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और इसी तरह इन दोनों शब्दों को जोड़कर भी आप इसका परिभाषा बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अब चलिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो इसका रेसिप्रोकल, उल्टा। अभी जैसे ये वाला है, अब हम कलई जो है वो दबे हुए भाग पे कर दे, धंसे हुए भाग पर, और ये वाला जो सरफेस है, सतह है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ का काम करे, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ का काम करे, तो इसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। कैसे परिभाषित करेंगे? आप लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? जिस दर्पण के दबे हुए भाग पर कलई होता है, दबे हुए भाग पर कलई होता है तथा उठा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस दर्पण के धंसे हुए भाग पर कलई होता है तथा उठा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, तो उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। दोनों तीनों परिभाषा आप लिख सकते हैं, बस इसके उल्टा लिखना है। ध्यान दें, आपको दिखाई भी दे रहा है इस चित्र में, इस प्रतिबिंब में, और यहाँ पे जो दर्पण हमने बनाया, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये दोनों ही एक दूसरे के उल्टा है। ठीक है, कि जो यहाँ पे हमने कलई उठे हुए भाग पे किया है, उभरे हुए भाग पे किया है, वही हमने इधर क्या कर दिया है? कलई यहाँ पे दबे हुए भाग पे, धंसे हुए भाग पे कर दिया है। और यहाँ पे हमारा बाहर वाला सरफेस क्या कर रहा है? जो उठा हुआ सरफेस है वह हमारा परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है। तो आप आसान शब्दों में लिख सकते हैं, जिस दर्पण के दबे हुए भाग पर कलई होता है तथा उठा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। हमने कहा था कि इन दोनों दर्पण की क्या आवश्यकता था कि अलग अलग पढ़ना पड़ा, यानी क्या अंतर था कि इनको हमें अलग अलग पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो देखिए, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वास्तविक, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, वास्तविक, उल्टा व आभासी बनता है। और उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ही आभासी व सीधा बनता है। यानी जो इसमें जो इमेज बनते हैं वो अलग अलग प्रकार के बनते हैं। उत्तल दर्पण में ऑलवेज, हमेशा, ध्यान में रखेंगे, उत्तल दर्पण में हमेशा जो इमेज है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी व सीधा बनेगा, जबकि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका टोटल दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? चलिए, अभी तक हम लोग जो देखे थे वो दर्पण था, दर्पण का प्रकार था। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब क्या होते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग के ये जानना जरूरी होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, इसको आसान से लैंग्वेज में अगर हम आपको समझाएं तो मान लीजिए ये हमारा दर्पण है, सपोर्टेड ये हमारा दर्पण है, और यहाँ पे हम कोई बॉल, गेंद या कोई भी एनीथिंग, यहाँ पे कोई वस्तु रखे हैं। ठीक है, और इस वस्तु का एज इट इज मतलब इसी तरह आकृति इसमें बन जाता है। देखते भी हम लोग, जैसे दर्पण के सामने, अभी नहीं कोई दर्पण के पीछे आप रख दे तब कहीं कोई सर प्रतिबिंब तो बन ही नहीं रहा। ऐसे कहाँ होता है भाई कि दर्पण के पीछे कोई वस्तु और उसका प्रतिबिंब बने? नहीं हो पाए।
तो यानी दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं और उस वस्तु का आकृति एज जैसे यहाँ पे बॉल है, फुटबॉल है, कुछ भी है, और यहाँ पे भी दर्पण में भी इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है ऐसे। अब इस वस्तु को उसी तरह आकृति बन जाती है, ठीक है, तो यही आकृति हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। लेकिन अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, आसान से शब्दों में लिखेंगे कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से ये क्या था, हमने कहा था भाई दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलते हैं, ध्यान रखेंगे, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं, या मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो उस बिंदु को, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, एक बार सुनिए, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया आपका प्रतिबिंब। ठीक है, और प्रतिबिंब के प्रकार, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम लोग रियल इमेज कहते हैं, रियल माने वास्तविक, इमेज माने प्रतिबिंब, और आभासी को हम लोग इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी हम लोग बात करेंगे। डिफरेंस जानने से पहले इनका अलग अलग मतलब जान लें कि दोनों किसके लिए है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है दोनों को। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए कि जो वास्तव में बने, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर वास्तव में बनता है तो वही कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब, और किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बनता है बल्कि हमें आभास होता है कि वहां पे प्रतिबिंब शायद इस वस्तु का बन रहा है, तो वह प्रतिबिंब होती है आभासी प्रतिबिंब। अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए, लिख सकते हैं। इसी तरह बोलना है, थोड़ा सा कट करना है, क्या मिलते हुए प्रतीत होते, यह हटा देना है और बाकी सारी चीज यहाँ पे कॉपी कर देना। देखिए सुनिए, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उस पहले बिंदु को दूसरे बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब में क्या बोलेंगे, इसी तरह बोलेंगे, केवल बोल देंगे। देखिए नाम से ही पता चल रहा है आभासी, हम आभास हो रहा होगा कि कैसे कहेंगे, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं हम, आभासी प्रतिबिंब। और जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उस बिंदु को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इन दोनों में जो अंतर है वो आप जान लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, यानी पर्दे के ऊपर देखा जा सकता है ऑन द स्क्रीन। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते। यह इन दोनों में क्या हुआ, मेनली जो है डिफरेंस है, अंतर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।